नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ बातें कवर कर ली थी। इस एनसीईआरटी का हम लोग ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमने 18वीं सदी का भारत और उससे संबंधित कुछ बातें कवर की थी। हमने पहला पार्ट में हम लोगों ने मुगलों का पतन और मुगलों के पतन के कारण इन सब पर जो है विस्तार से बात की थी। आज जो है हम लोग उसी क्रम में राजपूत राज, है ना, जो देख रहे हैं कि राजपूत राज मुख्य रूप से हमें कवर करने हैं। तो राजपूत राज्यों में ये जो राजस्थान का क्षेत्र है दोस्तों, है ना, इस राजस्थान के क्षेत्र में बहुत से सारे राजपूत थे जो मुगल सत्ता के साथ विद्रोह या मुगल सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र करने का दावा कर रहे हैं। क्लियर है? एक तो राजपूतों के बारे में थोड़ा सा सब देखना है हमें, और दूसरी बात जो है सिख, पंजाब के मामले में सिखों को देखना है, और उसके बाद जाट, ये भरतपुर का क्षेत्र है, जाटों के बारे में देखना है, और मराठा एक बड़ी शक्ति थी। मुगल सत्ता के पतन के बाद अगर भारत में कोई सत्ता ब्रिटिश को अगर चुनौती दे सकता था तो वो थे मराठा साम्राज्य। तो हमें मराठाओं का मामला देखना है ना। तो ये स्वतंत्र भारत के बाद जो छोटे छोटे राज्य हैं, इन राज्यों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया, है ना, कि राजपूत राज्य पहले की तरह विभाजित हो रहे थे। इनमें से बड़े उन्होंने कमजोर पड़ोसी राजपूत और गैर राजपूत दोनों इलाकों में अपना विस्तार किया था। 18वीं सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक दोस्तों आमेर का सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह, इनका नाम ध्यान रखेंगे, एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं दोस्तों, है ना, सवाई जयसिंह। इनके बारे में कहा जाता है हमारे एग्जाम में, क्योंकि राजा सवाई जयसिंह एक राजपूत हैं, आमेर से राज्य घराने संबंधित हैं। ये उस समय के जो हैं एक विद्वान व्यक्ति हैं। देखिए, इनकी विद्वानता का मामला बताया जा रहा है कि विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और सुधारक भी थे, विज्ञान प्रेमी। क्लियर है? इसी विज्ञान प्रेमी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है खगोल शास्त्री भी हैं मुख्य रूप से। ध्यान रखिएगा, दिल्ली, जयपुर और उज्जैन, मथुरा में उन्होंने आधुनिक जो है प्रयोगशाला हैं, पर्यवेक्षणशालाओं की स्थापना की थी। तो जयसिंह के बारे में दोस्तों दो बात ध्यान रखनी है कि ये मुख्य रूप से आमेर राज्य घराने से संबंधित हैं। सवाई जयसिंह, इन्होंने उज्जैन, दिल्ली, मथुरा आदि क्षेत्रों पर जो है आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी। क्लियर है? और आज जो आप जयपुर शहर को देख रहे हैं, तो इस जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। पहली बार ऐसा हो रहा था भारत के इतिहास में कि किसी राज्य को या किसी शहर को आधुनिक पद्धति के माध्यम से बचाया जा रहा था। क्लियर है? तो ध्यान रख लेंगे। जयपुर पर जो है इन्होंने शासन किया था लंबे समय तक। और दूसरा काम दोस्तों इन्होंने ये किया कि जैसे रेखा गणित, है ना, और त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों को इन्होंने बनाने का प्रयास किया था। नेपियर रचना का अनुवाद संस्कृत में किया था। उन्होंने एक कानून भी लागू किया दोस्तों, जिसमें लड़की की शादी में किसी राजपूत को अत्यधिक खर्च करने के लिए रोका जाता था। सो सवाई जयसिंह के बारे में कहा जा रहा है कि समाज सुधारक, वैज्ञानिक और एक वास्तुकार के तौर पर जाने जा रहे हैं। क्लियर है? तो समाज में, क्योंकि राजपूत घरानों में महिलाओं में लड़कियों के विवाह पर जो है अनावश्यक खर्चा किया जाता था, उस खर्चे पर प्रतिबंध लगाने का काम दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाटों के बारे में देखते हैं। जाट दरअसल जो हैं ये खेतिहार एक जाति कृषक समुदाय था दोस्तों, जो दिल्ली और आगरा के बीच में एक जाट समुदाय के तौर पर रहता था। क्लियर है? तो एक किसान समुदाय है जो मुख्य रूप से खेती किसानी जुड़ा हुआ मामला था, जो आगरा और मथुरा के इलाकों में रहते थे, है ना।
इन्होंने मुख्य रूप से जाट जमींदारों उनके साथ मिलकर के विद्रोह को बढ़ावा दिया था। ठीक, औरंगजेब की मौत के बाद इन्होंने दिल्ली के चारों ओर अशांति पैदा कर दी थी, है ना, लूटपाट को बढ़ावा दिया। ठीक, यहां तक कि जो दिल्ली और आगरा के बीच का जो रास्ता था दोस्तों, उसको भी लूट लिया जाता था। अब जाटों में दो नेताओं के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो चूड़ामल और बदन सिंह, दो व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? तो चूड़ामल और वदन सिंह, बदन सिंह, ये दो जाट नेताओं के नाम ध्यान रखेंगे जिन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? भरतपुर राज्य की स्थापना की। आगे की बारे में मामला यह है कि एक नेता और है जिसका नाम है सूरजमल। क्लियर है? सूरजमल एक और जाट नेता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने जो है दक्षिण गंगा से लेकर दक्षिण चंबल पश्चिम आगरा के क्षेत्रों पर जो है अपना कब्जा जमाया। आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ क्षेत्रों को उसने जीत लिया था, है ना। उसके बारे में एक इतिहासकार ने कहा है, यद्यपि वह किसान की पोशाक पहनता था और सिर्फ एक ब्रज बोली बोलता था, यद्यपि एक जाट जाति का अफलातून था, प्लेटो था, समझदारी, चतुराई तथा राजस्व सामरिक मामलों का प्रबंधन योग करने में वह मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण शासक था भारत का। तो ये एक व्यक्ति का नाम और ध्यान रखेंगे, सूरजमल, सूरजमल के द्वारा। ठीक है, तो दो तीन जाट नेताओं के नाम ध्यान रखेंगे। भरतपुर की स्थापना किसने की दोस्तों, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ये बंगस पठान और रुहेलखंड। ठीक, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है रुहेलखंड राज्य की स्थापना एक व्यक्ति के द्वारा की गई है, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद खां वंगस। मोहम्मद खां वंगस ने फर्रुखाबाद के इर्द गिर्द अलीगढ़ और कानपुर के बीच के इलाकों पर जो है एक रुहेलखंड की स्थापना की थी। तो इसका भी ध्यान रख लेंगे, है ना। रुहेलखंड, मोहम्मद खां ने दरअसल रुहेलखंड नाम का नगर बनाया था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने, अब ये रुहेलखंड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यह राज्य हिमालय की तराई से दक्षिण गंगा, उत्तर में कुमाऊं पहाड़ियों तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी मुख्य रूप से दोस्तों रामपुर, प्रारंभ में बरेली को बनाया गया था, बाद में रामपुर को बनाया गया। क्लियर है? तो ये बात बुंदेलखंड की ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिख। सिख धर्म को गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी में चलाया, 15वीं शताब्दी में गुरु नानक के द्वारा। वह पंजाब के जाट किसानों अन्य छोटी जातियों के बीच फैल गया था। लड़ाकू समुदाय के रूप में सिखों को बदलने का काम दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्लियर है? ये सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के दोस्तों 5वें गुरु हैं। क्लियर है? ठीक, इससे पहले 6वें गुरु, सॉरी, इससे पहले जो 5वें गुरु रहे उनको जहांगीर ने दोस्तों मृत्यु दंड दे दिया था, अर्जुन देव। तो जब पंजाब में इस तरह की घटना घटी मुगलों के द्वारा, तो फिर इन मुगलों सिखों ने अपने हाथ में जो हथियार ले लिए थे। इसलिए कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब राज्य को जो है लड़ाकू समुदाय के तौर पर, है ना, लड़ाकू समुदाय के तौर पर इकट्ठा कर दिया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा खत्म कर दी गई। ये गुरु 10वें गुरु थे। क्लियर है? गुरु गोविंद सिंह अंतिम 10वें गुरु हैं जिन्होंने गुरु पद की परंपरा को समाप्त कर दिया था, है ना। नेक्स्ट आगे क्या है, उसके बाद दोस्तों बंदा बहादुर नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने सिख साम्राज्य को एकजुट किया और लंबे समय तक जो है पंजाब राज्य को चलाने का प्रयास भी किया था। इसी बंदा बहादुर का विवाद जो है दोस्तों मुगलों के साथ होगा, जो फर्रुखसियर के द्वारा इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो सिखों के गुरुओं के बाद जो बंदा बहादुर नाम के व्यक्ति ने पंजाब में किसानों और निम्न जातियों के लोगों को एकजुट किया था, है ना। 8 साल तक जो है उसका लड़ाई चलती रही मुगलों के साथ में। 1715 में उसको दोस्तों पकड़ लिया गया था, उसका कत्ल कर दिया गया, है ना। और ये काम किया था फर्रुखसियर की सेना के द्वारा। नेक्स्ट मामला है
और उसके बाद देखिएगा रणजीत सिंह पंजाब। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का मामला आया। रणजीत सिंह ने जो है 18वीं सदी के अंत में सुकर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने जो है प्रमुखता प्राप्त की। तो बंदा बहादुर के बाद जो है पंजाब छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया दोस्तों। उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को मिसल कहा जा रहा है ना। और उसी मिसलों में एक मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल। इस सुकर चकिया मिसल से ही रणजीत सिंह का संबंध था। रणजीत सिंह का संबंध था। ठीक, इनको ध्यान रखेंगे। रख जाता हूं, आ जाऊं खुद। ठीक, उसके बाद देखिएगा उन्होंने रणजीत सिंह ने लाहौर और जो है अमृतसर पर कब्जा कर लिया था। सतलुज नदी के पश्चिम के सभी सिख प्रधानों को अपने अधीन कर लिया था और पंजाब में अपना राज कायम किया ना। कश्मीर, पेशावर, मुल्तान आदि क्षेत्रों को जीत करके पंजाब राज्य का हिस्सा बनाया था। तो ये रणजीत सिंह के बारे में बात हो रही है। रणजीत सिंह के बारे में दोस्तों कहा जाता था कि एशिया में दूसरी बड़ी सेना रणजीत सिंह के पास थी। महाराजा रणजीत सिंह ने जो है यूरोपीय पद्धति से पंजाब में सेना का गठन किया था। तो एशिया में सबसे बड़ी सेना जो थी वो ब्रिटिश की थी। दूसरे नंबर पर जो सेना थी दोस्तों वो पंजाब में रणजीत सिंह की थी। क्लियर है। रणजीत सिंह ने प्रशासन में जैसे मंत्री और अफसरों को चुनाव किया जाता था। उनकी जो है श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। तो प्रशासनिक मामलों पर भी दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में काम किया था। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह ने अपने प्रशासन में मुसलमान और हिंदू दोनों को भर्ती किया। सहिष्णुता का परिचय दिया है वो दोस्तों। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखनी है कि 1809 में रणजीत सिंह और पंजाब के बीच में, ब्रिटिश के बीच में जो है एक संधि हुई थी जिसको जो है अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हो रही है रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में 1809 में। क्लियर है। इसके बाद जो है अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह ने अपने अपने सीमाओं को बांट लिया था। सतलज नदी के उधर का पश्चिम का एरिया रणजीत सिंह का हो गया था, पूरब में ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वो ब्रिटिश ने जो है पंजाब पर कब्जा कर लिया था, है ना। 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 2 आंग्ल सिख युद्धों के माध्यम से पंजाब पर कैप्चर कर लिया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। आगे देखिएगा मराठा शक्ति का उत्थान और पतन। तो मुगल सत्ता के पतन के बाद मैंने कहा कि मराठा उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य था दोस्तों। तो जो लोग हम लोग उत्तराधिकारी राज्य आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि हैदराबाद था, बंगाल था, ऐसे ही मुगल मराठा साम्राज्य को भी उत्तराधिकारी राज्य कहा जा रहा है ना। उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठा साम्राज्य में थी। नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के पोते शाहू को औरंगजेब ने 1659 में कैद कर लिया था। तो शाहू का नाम ध्यान रख लेंगे, है ना। और उसके बाद इस शाहू को औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसको रिलीज किया गया, इसको छोड़ा गया था, है ना। शाहू के बाद जो है शाहू ने अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। क्लियर है। और बालाजी विश्वनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपना जीवन एक राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था और धीरे धीरे बढ़कर एक अधिकारी के तौर पर जो है पेशवा बन गया था। उसने शाहू के दुश्मनों को कुचलने का काम किया, साम्राज्य विस्तार का काम किया, है ना। मराठा सरदारों को एकजुट करने का काम किया। इसी प्रकार जो है लगातार कोल्हापुर के दक्षिण इलाकों को, राजस्थान के वंशजों को पेशवाओं ने अपने हाथ में मराठा शक्ति को बढ़ाने का काम किया है ना। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों को फायदा भी उठाया। तो बालाजी विश्वनाथ जो है दोस्तों पहले पेशवा हैं,
1713 में ये पेशवा बनते हैं, लेकिन उससे पहले भी साहू के साथ काम कर ही रहे थे। 1320 तक ये पेशवा रहेंगे दोस्तों। इन्होंने मराठा साम्राज्य को विस्तार करने का काम किया, मराठा साम्राज्य को एक आधार प्रदान किया। वालाजी विश्वनाथ का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। वालाजी विश्वनाथ के ही बेटे हैं, है ना, अगले पेशवा, जिनका नाम है वाजीराव प्रथम। तो वाजीराव प्रथम के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था और पुर्तगालियों के खिलाफ जो है एक अभियान भी चलाया था, क्लियर है, जिसमें सिलहट और वसीन पर कब्जा कर लिया था, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा। वाजीराव जो हैं 1740 तक मुख्य रूप से काम किया, है ना, और 18 साल का बेटा वालाजी वाजीराव जो नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मराठाओं पेशवा में एक बालाजी विश्वनाथ अभी आपने देखा, वालाजी विश्वनाथ, और इसके बाद हैं वाजीराव फर्स्ट, ठीक, और वालाजी वाजीराव, वालाजी वाजीराव, ठीक। इसके बाद माधवराव, माधवराव, ठीक, ये शासक बनेगा, है ना। तो ये मराठा पेशवाओं का एक सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे। जो बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, बालाजी बाजीराव जो है उनको नाना साहब के नाम से जानते हैं। 1740 से 1761 तक पेशवा रहा, है ना। और वालाजी बाजीराव के टाइम पर ही दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, जिसमें मराठा साम्राज्य जो है लगभग पतन की तरफ चला जाएगा, है ना। और देखते हैं, वालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण किया और साम्राज्य की विभिन्न दिशाओं को बढ़ाने का प्रयास भी किया था। तो ये भारत को जीतने का प्रयास, भारत को मराठा साम्राज्य को दिल्ली तक ले जाने का काम दोस्तों इन वालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया था, क्लियर है। उन्होंने क्या किया था, हैदराबाद को 1760 में जहांगीर उदयगिरी में पराजित कर दिया था। 62 लाख रुपए वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंपना पड़ा, क्लियर है। ये हैदराबाद के नवाब की बात हो रही है। गंगा के दोआब और राजपूतों से होकर दिल्ली पहुंचे थे। 1752 में उन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में मदद की थी। ये मुगल शासक है, इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने में। नया वजीर जल्द ही उनके हाथों कठपुतली बन गया था। दिल्ली में पंजाब की ओर मुड़े थे और अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधियों को निकाल कर बाहर कर दिया था और जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो ये मराठों का अफगानों के साथ युद्ध की बात हो रही है ना दोस्तों। ध्यान रखिए, मराठा और अफगानों के साथ जो है 14 फरवरी 1761 को इनका आमना सामना हुआ, जिसको पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, क्लियर है। जिसमें पेशवा का चचेरा भाई और बेटा मुख्य रूप से मारा गया था, है ना। उस समय पानीपत के युद्ध में जो है मराठों की हार हुई थी। तो मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ कर रहा था दोस्तों, जो मराठा वालाजी बाजीराव का भाई था, सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से पेशवा का पुत्र और सदाशिवराव भाऊ जो सेनापति था, ये दोनों मारे जाते हैं। और उसके बाद बताया जाता है कि लगभग 40,000 मराठाओं की जो एक सेना थी वो पूरी तरीके से इस युद्ध में समाप्त हो जाती है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को नुकसान हुआ काफी दोस्तों, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला पेशवा है माधवराव, है ना। तो जो हमने लिखा माधवराव पेशवा बनता है। माधवराव, ठीक, अगला पेशवा है माधवराव। एक प्रतिभाशाली सैनिक राजनेता था। 11 सालों की छोटी सी अवधि में उसने मराठा साम्राज्य की खोई किस्मत को वापस ला दिया था। उसने निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराने देने के लिए मजबूर कर दिया था माधवराव ने। तो ये पेशवाओं का जो टाइम है दोस्तों, वो योग्यता के आधार पर डिसाइड हो रहा है। इन पेशवाओं ने जहां तक संभव था मराठा राज्य को शक्ति प्रदान की, मराठा राज्य को एक मजबूती आधार प्रदान करने का प्रयास किया है, क्लियर है।
आगे देखिए, हैदर अली को जो है उसने नजराना देने के लिए मजबूर कर दिया था। राजपूत राज और जाट सरदारों को अधीन लाकर उत्तर भारत में अपने अधिकार को फिर से दावा किया। मराठे 1771 बादशाह आलम को दिल्ली वापस ले आने में सफल हुए थे। तो ये माधव राय है जो है 1771 में शाह आलम को दिल्ली वापस लाए थे, मुगल बादशाह को दिल्ली में बैठाया था, जो मुगल बादशाह ब्रिटिश का पेंशन भोगी बन गया था। इस प्रकार उत्तर भारत में मराठों का प्रभुत्व मजबूत हुआ। क्लियर है। मराठों को एक धक्का फिर लगा। माधव राव 1771 में क्षय रोग से मारा गया। ठीक है, इसको क्षय रोग हो गए थे माधव राव को, जिसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि वालाजी बाजीराव का छोटा भाई रघुनाथ राय और माधव राव के छोटे भाई नारायण राव, इन दोनों के बीच विवाद हुआ। जब माधव राव दोस्तों पेशवा है, तो इसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद रघुनाथ राव, ठीक, और एक दूसरा पेशवा है नारायण राव, इन दोनों में विवाद हो गया था। क्लियर है। सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। नारायण राव ने जिसमें नारायण राव दोस्तों मारा गया। क्लियर है। तो जब इन दोनों में संघर्ष हुआ तो नारायण राय की मृत्यु हो गई, इसकी हत्या कर दी गई। ये रघुनाथ राव दोस्तों जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था। क्लियर है। ब्रिटिश के साथ इसने तालमेल बना लिया और उसके बाद जो है मराठों का और अंग्रेजों के साथ जो है संधि हो गई। ये रघुनाथ राव ने जाकर के अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था, पेशवा बनने की बात कही थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वही लिखा है कि निराश होकर तो रघुनाथ राव जो अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी मदद से उसने सत्ता हथियाने की कोशिश की। फलस्वरूप जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, पेशवा की सत्ता कमजोर होने लगी थी। पुणे में सवाई माधव राव के समर्थकों को और रघुनाथ राव के सुधारों के बीच लगातार षड्यंत्र चल रहे थे। सवाई माधव राव के समर्थकों का नेता फडणवीस था। ठीक है। इस बीच मराठा सरदारों के लिए उत्तर में राज्य कायम कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो माधव राव की मृत्यु के बाद पेशवा में जो संगठन शुरू हुआ था, जो षड्यंत्र शुरू चल रहे थे, उसने मराठा शक्ति को दोस्तों कमजोर किया। ठीक, इसी समय जो है दोस्तों बड़ौदा का गायकवाड़ है ना, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, इनको आप अलग से ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। बड़ौदा में गायकवाड़ हैं, इंदौर में होलकर हैं, नागपुर में भोसले हैं, ग्वालियर में सिंधिया। इन्होंने मुगल प्रशासन के धर्रे पर नियमित प्रशासन कायम किया, अर्थात मराठा साम्राज्य जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। उत्तर के मराठा शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महदजी सिंधिया था। उसने फ्रांसीसी, पुर्तगाली अफसरों और बंदूकियों की सहायता से एक शक्तिशाली फौज खड़ी की तथा आगरा के पास सशस्त्र निर्माण के कारखाने स्थापित किए। 1784 बादशाह आलम को अपने बस में कर लिया था। तो ये महदजी सिंधिया की बात हो रही है ना, जो सिंधिया ग्वालियर से संबंधित थे। आगे बताया जा रहा है महदजी सिंधिया की ओर से काम करेगा, मगर वह अपनी शक्ति को 17 डेथ हो। ठीक है। सवाई माधव राव 1795 में मारा गया था। उसकी जगह रघुनाथ राव के अत्यंत लानायक बेटे वाजीराव दुत्ती, तो ये नाम ध्यान रखेंगे, अगला पेशवा बनेगा वाजीराव सेकंड दोस्तों। तो वाजीराव सेकंड के बारे में कहा जाता है कि इसने अंग्रेजों से 1803 में वसीन की संधि कर ली थी और उसी वसीन की संधि के माध्यम से इसने संपूर्ण मराठा राज्य अंग्रेजों को बेच दिया था। साइक संधि को दोस्तों इसने ही स्वीकार किया, तो मराठा मुख्य रूप से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे की बातें देखते हैं। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठे मुख्य रूप से पराजित हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के नियंत्रण करने और देश के बड़े हिस्सों पर साम्राज्य स्थापित करने मराठों का सपना साकार नहीं हो सका, क्योंकि आपसी संघर्ष मुख्य रूप से होने लगे थे, है ना। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया था। उन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा नहीं दिया, व्यापार उद्योगों को दिलचस्पी नहीं ली थी। तो ये मराठा साम्राज्य के पतन के कारण है। उन्होंने जो है कृषि उत्पादन कर के रूप में लिया। मुगलों के विपरीत महाराष्ट्र से बाहर की जनता को प्रशासन देने का काम नहीं किया उन्होंने। तो मराठों की असफलता के जो हैं ये कारण है कि उन्होंने प्रजा के लोक कल्याण के लिए कोई काम तो नहीं किया मुख्य रूप से,
लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना, अपने प्रशासनिक सुधार में यहाँ पर भी काम नहीं किया, तो बाद में जो है पतन का कारण बनेगा, है ना। तो ये दोस्तों मराठाओं की बात हो जाती है। आगे देखते हैं लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति इस समय कैसी थी। 18वीं सदी में भारत पर्याप्त गति से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति नहीं कर सका। राज्य की बढ़ती राजस्व की मांगें, अफसरों के भ्रष्टाचार, सामंतवादी ठेकेदार जमींदारों द्वारा लूट खसोट, तो ये शोषणकारी प्रवृत्ति दोस्तों नजर आ रही है। हमें एक और नया टॉपिक है कि 18वीं सदी में सामाजिक अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा था, उस समय का समाज कैसा था दोस्तों, तो ये देखना है। उन दिनों भारत विषमताओं का देश हो गया था। अत्यधिक दरिद्री, गरीबी, अत्यंत समृद्धि और धन संपदा साथ साथ दिखाई पड़ती थी। 18वीं सदी का अगर हम समाज देखें दोस्तों, तो हमको विषमता नजर आ रही है। एक ही जगह पर जो है अत्यधिक भोग विलासी जीवन वाले सामंत, जमींदार, राजे महाराजे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक गरीब किसान मजदूर नजर आ रहे हैं, जिनके पास दो वक्त का भोजन करने के लिए इंतजाम नहीं था। तो ये विषमता दोस्तों 18वीं शताब्दी में हमको नजर आ रही है ना। आगे देखिएगा। 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीक रूप से पिछड़ी हुई थी, है ना। उत्पादन जो है बहुत कम सीमित स्तर पर था, और यद्यप जो है फसल उत्पादन के लिए कोई विशेष तकनीकी का प्रयोग नहीं किया गया था। भारतीय गांव जो है बहुत हद तक स्वावलंबी थे, है ना। बाहर का थोड़ा सा व्यापार वगैरह, आंतरिक व्यापार चला करता था, है ना। तो ये उस समय कहा जा रहा है कि भारत जो है सिंगापुर से टिन, इंडोनेशिया के द्वीपों से मसाले, शराब, चीनी, अफ्रीका से हाथी दांत आदि का व्यापार करता था। तो उस समय के भारत कच्चा रेशम, है ना, रेशमी कपड़े, लोहे का सामान, नील, सोरा, अफीम आदि को जो है निर्यात भी करता था। तो 18वीं सदी में भारत के व्यापार की दोस्तों बात की जाए तो यह सरप्लस था, अधिशेष था। क्लियर है। भारत जो है आयात बहुत कम करता था, निर्यात बहुत ज्यादा करता था। इसलिए भारतीय व्यापार को 18वीं सेंचुरी में हम जो लोग जो है सरप्लस कह सकते हैं, अधिशेष कह सकते हैं। क्लियर है। एक बहुत अच्छे एक रूस का यात्री है पीटर मुंडी, दोस्तों ध्यान रखिएगा। पीटर मुंडी उसका नाम था। उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, याद रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है। बहुत अच्छी बात कही थी उसने कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। तो ब्रिटिश के द्वारा भारत के व्यापार वाणिज्य पर ही कंट्रोल किया गया था, और बाद में आप समझ ही रहे हैं कि पूरे यूरोप का साम्राज्य बन गया था। ठीक है। तो ये पीटर मुंडी का स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, है ना। उसने मुख्य रूप से कहा कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो उस पर अधिकार करेगा वह पूरा यूरोप का अधिनायक होगा। तो ये भारत की उस समय की बात हो रही है कि कुछ नए शहर, कुछ चीजें बन रही थी, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही थी। आगे देखते हैं। भारत का व्यापार, कृषि, दस्तकारी उत्पादन फलता फूलता रहा। दूसरे हिस्सों में अस्त व्यस्त भी होता रहा। दोनों चीजें चल रही थी, गिरावट भी आ रही थी, बढ़ावा भी मिल रहा था, है ना। सवाल यह नहीं है कि कहीं थोड़ी प्रगति हुई, कहीं थोड़ी अवनति हुई। मूल प्रश्न दोस्तों यह है कि यह ठहराव का समय था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गुंजाइश थी, आर्थिक जीवन में एक प्रकार की निरंतरता थी। 18वीं सदी के दौरान 17वीं सदी के मुकाबले आर्थिक गतिविधियों में कोई अधिक राहत प्राप्त नहीं हो रही थी। इसके विपरीत निश्चित रूप से ह्रास की प्रगति दिखाई दे रही थी। तो हम वाणिज्य व्यापार की बात करें तो इस समय अगर हम देखेंगे तो लगातार आक्रमणों ने, एक तो जो मध्यकालीन जो राज्य थे दोस्तों वो लगातार अपने डिक्लाइन की तरफ जा रहे थे। जैसे आप देखें दिल्ली, तो दिल्ली दोस्तों अहमद शाह अब्दाली, है ना, और नादिर शाह का आक्रमण लगातार दिल्ली पे हुआ। तो दिल्ली के व्यापारियों को, दिल्ली के जमींदारों को जबरदस्त तरीके से लूटपाट की गई। तो आप देखेंगे दिल्ली का वाणिज्य व्यापार दोस्तों प्रभावित हुआ, है ना। उसके बाद देखिए मराठों ने आगरा, ग्वालियर, है ना, तो ये आसपास कुछ छोटे मोटे क्षेत्र थे, इनको लूटा गया था। उधर आप देखिएगा जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं। तो भारतीय नगरों को समय समय पर जो है दूसरे लोगों ने या तो आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, विदेशियों ने लूटपाट की। तो व्यापार वाणिज्य का पतन तो नजर आ रहा है।
लेकिन दोस्तों इस समय अगर हम देखें अवध, पटना, है ना, या कानपुर, ये इस समय के वो क्षेत्र थे जो कन्नौज, जो उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ावा भी दे रहे थे दूसरी तरफ। तो चीजें बढ़ भी रही थी, कुछ चीजें पतन भी हो रही थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का मामला दोस्तों क्या था भारत में। 18वीं सदी के भारत में शिक्षा पूरी तरह अपेक्षा नहीं की गई, मगर कुल मिलाकर त्रुटिपूर्ण थी। पश्चिमी दुनिया में हुए परिवर्तनों ने उसका कोई संपर्क नहीं था। वह जो ज्ञान देती थी वह साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र पर सीमित होता था। भौतिक और प्राकृतिक प्रौद्योगिकियों, भूगोल के अध्ययन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। उच्च शिक्षा के केंद्र सारे देश में फैले हुए थे और आमतौर से उनको चलाने के लिए धन नवाब, राजा, महाराजों कंट्रोल में थे। प्राथमिक शिक्षा काफी व्यापक थी। हिंदुओं में प्राथमिक शिक्षा शहर और गांव की पाठशालाओं के जरिए दी जाती थी। मुसलमानों में यह काम मस्जिदों में किया जाता था, मौलवियों के द्वारा। युवा छात्रों को पढ़ने लिखने और अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य जैसी उच्च जातियों तक सीमित थी। तो यहाँ शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा तो थी, लेकिन जो है विविधता, भिन्नता के आधार पर थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय औसत साक्षरता ब्रिटिश शासनकाल की अपेक्षा बहुत कम नहीं थी। 1813 में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक मानदंडों से पर्याप्त था, उन दिनों के सीमित उद्देश्यों की दृष्टि से पर्याप्त था। तो वॉरेन हेस्टिंग स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, है ना। शिक्षकों की काफ़ी कमी थी उस समय। खराब बात यह थी उस समय लड़कियों के बिरले ही शिक्षा मिलती थी। उच्च जातियों के कुछ औरतें पढ़ी लिखी होती थीं, बाकी का मामला नहीं होता था। तो ये शिक्षा की बात हो रही है। अगर देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जीवन क्या था। 18वीं सदी के सामान्य जीवन और संस्कृति की खास बातें जड़ता और रीत परंपराओं पर आधारित थी। शताब्दियों के दौरान विकसित थोड़ी बहुत सी संस्कृति एकता के अलावा सारे देश में जो है रूढ़िवादी परंपराएं मौजूद थी। इस समय हिंदुओं के सामाजिक जीवन में मुख्य विशेषता यही थी कि हिंदू 4 वर्णों के अतिरिक्त अनगिनत गतिविधियों बटे हुए थे। तो हम लोग एंशिएंट काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के आधार पर विभाजन करते हैं, लेकिन 18वीं सेंचुरी में दोस्तों समाज और बहुत सारी जातियों में डिवाइड हो गया था। इन सारी जातियों में बंटने का जो मुख्य कारण था दोस्तों वो ये था कि विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने मुख्य रूप से भारत का धर्म अपना लिया, तो वो भी इसी जाति परंपरा में शामिल हो गए थे, है ना। और देखिएगा विभिन्न जाति के लोगों ने खान पान खाने प्रतिबंध रखते थे, है ना, भेदभाव वाली नीचे थी, है ना। सरकारी सेवा में कुछ ही लोगों को अनुमति दी जाती थी जो उच्च घरानों से संबंध होते थे। ठीक है, जात व्यवस्था जो है कठोरता के साथ लागू थी इस समय, है ना, वो सख्ती से पालन किया जाता था। आगे देखते हैं। मुसलमान भी जाति, नस्ल, कबीले, दर्जे की दृष्टि से कम विभाजित नहीं थे, हालांकि उनके धर्म ने सामाजिक समानता का निर्देश भी दिया था। धार्मिक मतभेदों के कारण शिक्षा शिया और सुन्नी में विभाजित था। मुसलमानों में कोई जाति जैसा विभाजन तो नजर नहीं आता है, लेकिन वर्ग विभाजन हमको नजर आ रहा है मुसलमानों में। नेक्स्ट है मुसलमान, जिनमें सामंत, विद्वान, मुरले, फौजी, अफसर शामिल हुआ करते थे। तो शिक्षा का मेबल वहां नजर आता है। 18वीं सदी के भारत में परिवार व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी, यानी पुरुष जो है परिवार का सर्वश्रेष्ठ होता था, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो शामिल होता था। औरतों पर पुरुषों का लगभग पूरा नियंत्रण होता था, है ना। महिलाएं जो है पुरुषों के कंट्रोल में होती थी। तो ये उस समय की बात हो रही है। नेक्स्ट है एक J.A. दुवेचे ने टिप्पणी की है कि हिंदू औरत कहीं भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी अकेली जा सकती है और उसे आक्रमण आवारा लोगों की पीठ दिखाएं दिलचस्पी का डर नहीं होता। ऐसा मकान केवल औरतें रहती थीं। तो ये भारतीय महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है। मुस्लिम महिलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ना। राजनीतिक में कई हिंदू महिलाएं, उच्च वर्गों की महिलाएं घर से बाहर काम नहीं करती थीं, मगर कृषक औरतें आमतौर से खेतों पर काम करती थीं। गरीब वर्गों की औरतें परिवार की आमदनी को पूरा करने के लिए बहुधा अपने घरों से बाहर जाया करती थीं, है ना। पर्दा अधिकतर उत्तर भारत के लोगों में प्रचलित था। लड़के लड़कियों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने नहीं दिया जाता था।
सभी शादियां परिवार के प्रधान तय करते थे। पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने की इजाजत थी, मगर समृद्ध लोगों को छोड़कर पुरुष सामान्यतः एक ही पत्नी रखते थे। दूसरी ओर एक औरत से आशा की जाती थी कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शादी करेगी। क्लियर है? बाल विवाह प्रथा सारे देश में मौजूद थी। कभी कभी बच्चे की शादी केवल 3 या 4 वर्षों की उम्र में कर दी जाती थी। उच्च वर्ग की शादियों पर भारी रकम खर्च करने और दुल्हन को दहेज देने की प्रथा भी प्रचलित में थी। दहेज प्रथा जो है खासकर बंगाल राजपूतों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाराष्ट्र में उस हद तक जो है पेशवा ने प्रभावशाली ढंग से इन सबको खत्म कर दिया था। तो ये उस समय के समाज की बात हो रही है, जहाँ चीज़ों को समाज में महिलाओं के क्या मामले थे, पुरुषों के क्या था, ये सब आपने देखा। तो ये आपका 18वीं सदी का भारत दोस्तों, जो हमने चैप्टर देखा था 11th एनसीईआरटी का, बिपिन चंद्रा का, पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।